असंग घोष जी और मित्रों, मलय जी के साथ मैं एक खास तरह का रिश्ता महसूस करता हूँ। ये रिश्ता दिग्विजय महाविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते उनसे मेरा जुड़ता है। हालांकि जब मैं दिग्विजय कॉलेज का विद्यार्थी था तो वो मेरे शिक्षक नहीं थे। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और वो हमारी कक्षाएं नहीं लिया करते थे, और उन दिनों उनसे मेरा परिचय भी नहीं। एक दो बार कुछ मुलाकातें जरूर हुई थी। उन दिनों हमारे एक सीनियर विद्यार्थी थे और यहाँ संजुल जी बैठे हुए हैं, वो शायद जानते हो, दीपक जानी, अगर याद हो। दीपक जानी से मलय जी का लगातार मिलना जुलना हुआ करता था। और एक दिन दीपक जानी ने मुझे बताया कि इस कॉलेज में तिगोर जी भी थे और वो कॉलेज के परिसर के पीछे, कॉलेज का परिसर वैसे तो पुराना किले के पीछे जो सिंह द्वार है उसके बगल में तिगोर जी रहते थे। और उन दिनों वहाँ पर एक PWD का कबाड़ उसमें भरा हुआ था, वो ताला लगा हुआ था। इसको लेकर हमको बड़ी उत्सुकता भी हुआ था। ये सब बातें दीपक जानी को मलय जी से मालूम थी। तो जाहिर है कि तिगोर जी का नाम मैंने सुना और उनको चाहे जिस तरह भी इस अच्छी उम्र में जाना तो मलय जी के माध्यम से ही जाना। यूं कह लूं कि मलय जी प्रकारांतर से तिगोर जी को जानने का माध्यम बने मेरे। दीपक जानी माध्यम से, लेकिन ये सारी बातें दीपक जानी को उन्हीं से मालूम हुई। तो इस तरह से तिगोर जी से परिचय कराने में मलय जी का योगदान मेरे जीवन में रहा। उसके पहले मैंने उनका नाम नहीं सुना, एसी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, तभी उनका नाम सुना। और इसी तरह से ये कह लूं कि कुछ इसी तरह से तिगोर जी को जानने के क्रम में मैंने मलय जी को जाना। कुछ ऐसे कि पिछली बार लगभग 1.5 वर्ष पहले जुलाई 2023 में जब मैं यहाँ आया था और मैंने फसाई लेकर अपनी कुछ बातें कही थी, उसके बाद मैं मलय जी से मिलने उनके घर गया और उनसे बातचीत समाप्त होने के बाद संजुल जी ने मुझे बताया कि मोड़ पे जहाँ से आप लोग आए हैं वहाँ कोने में एक मकान है और तिगोर जी वहीं रहते हैं। तो इस चीज़ को मैंने एक मेटाफर की तरह लिया। मुझे लगा कि तिगोर जी, मलय जी तक पहुँचने का रास्ता तिगोर जी से होकर जाता है। दरअसल मुझे लगता है कि तिगोर जी से जुड़े हुए जो लेखक थे उनके बारे में कोई भी बातचीत शायद मुक्तिबोध जी के बगैर नहीं हो सकती। मलय जी मुक्तिबोध मंडल के कवि नहीं थे। जो मुक्तिबोध मंडल की परिकल्पना की गई कांति कुमार जैन के द्वारा, उसमें नागपुर से जुड़े हुए उन लेखकों को शामिल किया गया था जो गहरे तक उनके मित्र थे उस दौर में। उसमें वो परसाई जी को भी शामिल करते हैं, लेकिन मलय उसमें शामिल नहीं। शायद उसका एक कारण ये भी रहा हो कि मलय जी यहाँ जबलपुर में थे और मुक्तिबोध जी से उनका संपर्क जो है वो आंशिक था, निरंतर नहीं। दूर होने की वजह से भी कारण हो सकता है, लेकिन जब मुक्तिबोध जी यहाँ आया करते थे तो मलय जी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते थे। ये यादों की अनंता वाली जो उनको पुस्तक है उसमें इस विषय पर उन्होंने लिखा भी और उन प्रसंगों का जिक्र किया है जहाँ उनको मुक्तिबोध से भेंट हुई। ये सारी बातें उसमें मिलती हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मलय जी को भी मुक्तिबोध मंडल के लेखक के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मुक्तिबोध और उनमें एक समानता ढूंढी जाती है और अक्सर
ये बातें चलते चलते कह दी, जितनी है नहीं उससे ज्यादा है। लेकिन मुक्तिबोध मंडल के लेखक जो है निश्चित रूप से मुक्तिबोध से प्रभावित थे वैचारिक स्तर पर, और इस नाते भी मलय जी मुक्तिबोध मंडल के सदस्य ठहरे। बहरहाल मैंने उनकी कविताएं पढ़ी और उसके बाद उनकी कहानियां भी पढ़ी संयोग से। उनकी कहानियों की जो पुस्तक है खेत में, वो मुझे मिली। वो कहानियां मैं बहुत पहले पढ़ चुका था और उस किताब का शायद पहला या दूसरा या शुरुआती संस्करण रहा था। और मुझे याद आता है कि वो खेत में शीर्षक से नहीं बल्कि खेत शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, अगर मैं गलत नहीं। खेत ही उसकी मुझे याद थी। और कुछ कहानियां मैंने उस वक्त पढ़ी थी, पूरा संग्रह तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन कुछ कहानियां जरूर थी। बाद में खेत में मैंने पूरी पढ़ी और उन कहानियों को पढ़ते हुए मेरी राय बनी कि वो ठीक है मलय जी की कहानियों को लेकर। सारी कहानियों के पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इन कहानियों के केंद्र में एक ग्रामीण किशोर है जो परिस्थितिवश शहर आने को विवश है, लेकिन वो अपनी ग्रामीण स्मृतियों से मुक्त नहीं हो पाया है। कई बार मुझे लगता है कि कुछ कहानियों को एक साथ रखकर कुछ इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, मानो वो एक उपन्यास, उनमें एक अंदरूनी तारतम्य किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। मैंने इसी तरह से और भी कुछ कहानीकारों को पढ़ने की कोशिश की। पहली बार ये ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने रमाकांत श्रीवास्तव की कहानियों को पढ़ा, तो मुझे लगा कि वो एक कस्बाई जीवन के भीतर का जो द्वंद्व है वो उसकी पूरी औपन्यासिक कथा टुकड़ों टुकड़ों में कहानियों के रूप में कर रहे हैं। मलय जी के कथा संग्रह को पढ़ते हुए भी मुझे कुछ ऐसा ही ख्याल आया, और इसलिए मुझे लगा कि इन कहानियों का जो नायक है वो एक ग्रामीण किशोर है जो उस ग्रामीण जीवन के बाहर आकर उससे मुक्त होने की छटपटाहट में उस जीवन को और उसके आख्यान को दोबारा से रच रहा है। उस रचने की जो इंटेंसिटी है, उसकी समूची तीव्रता उसके सोच में और उसकी हरकतों में, उसके व्यवहार में बराबर दिखाई पड़ती है। ये जो ग्रामीण किशोर है, दरअसल ये कम से कम 3 कहानियों को पढ़ते हुए लगा कि ये किसान जीवन की त्रासद स्मृतियों की कहानी है। इसे उदाहरण के लिए उस संग्रह की अंतिम 2 कहानियों को हम देखें, खेत में और गिरती ऊंचाई की खाई में, इन दोनों कहानियों में वही ग्रामीण जीवन है जिसके भीतर भारी खलबली मची है, और उस खलबली को एक किशोर नायक झेल रहा है। दोनों में पिता है और दोनों में एक तरह का दबाव, जीवन का भीषण मर्मांतक दबाव उसके भीतर काम कर रहा है, और उससे मुक्त होने की छटपटाहट में वो सोच रहा है, कर रहा है। मुझे लगा कि ये जो नायक है ये एक तरह से कह लीजिए कि परिस्थितियों का शिकार है, विक्टिमाइज हुआ नायक है, और अपने विक्टिम होने के अनुभव को बार बार वो रच रहा है पूरी तीव्रता के साथ, पूरी छटपटाहट के साथ। और अगर कोई विक्टिम है तो जाहिर है कि यहाँ एक द्वैत निश्चित रूप से खड़ा हो जाता है। उत्पीड़न के उस भीषण अनुभव के एक छोर पर उत्पीड़क है, जिसे हम सरल शब्दावली में शोषक कह सकते हैं, और दूसरी तरफ जाहिर है उसका जो विलोम, शोषित या उत्पीड़ित। मैं उसको शोषक या शोषित न कहकर उत्पीड़क या उत्पीड़ित कहूँगा, हालांकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि शोषक भी अंततः उत्पीड़न ही करता है। तो ये द्वैत उनकी कहानियों में बराबर दिखाई देते हैं, चाहे ऐसी कहानियाँ जिसमें केवल नायक के भीतर की यंत्रणा प्रकट हो रही हो, जो कई बार कुछ मानवीयतर प्राणियों के जरिए, जीव जंतुओं के जरिए भी प्रकट होती है। केकड़ा या सांप, संग्रह की शुरुआती 2 कहानियों में केकड़ा और सांप को आप देख सकते हैं कि रूपक की तरह स्थितियों के भीतर छटपटाते हुए मनुष्य की यंत्रणा को व्यक्त करने वाले रूपक। जाहिर है कि केकड़ा या सांप का बिंब जब हमारे मन में आता है तो
कोई बहुत सुखद बिंब नहीं होता। और उसको एक लेखक अगर अपनी आंतरिक विवशता, अपनी मजबूरी को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में चुनता है, तो निश्चित रूप से उसके गहरे जोरदार, ये उसके भीतर की जो छटपटाहट और पीड़ा है, उसको व्यक्त करने का ही प्रतीक बन जाता है। तो यही वजह है कि एक भय का भाव उनकी कहानियों में मिलता है। तो विक्टिमाइजेशन का अनुभव है वो इस भय के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। ये जो द्वैत है उत्पीड़क और उत्पीड़ित का, उनकी अपेक्षाकृत दो लंबी कहानियों में ज़्यादा विस्तार के साथ और ज़्यादा प्रकट रूप में दिखाई देता है। एक है गिरती ऊंचाई की खाई में, और दूसरी संग्रह की आखिरी कहानी है, जो संग्रह का शीर्षक भी मिला खेत। इसमें दो चरित्र आते हैं दोनों कहानियों में। अगर आप गौर से देखें तो गिरती ऊंचाई की खाई में कहानी में एक रूपक है, और उस रूपक के केंद्र में शेर है। शेर की गतिविधियां हैं, और उन गतिविधियों के माध्यम से दमन और उत्पीड़न के अनुभव को व्यक्त करने की चेष्टा की। शेर की जगह पर जो अंतिम कहानी है खेत में, उसमें एक जमींदार है भोमन सिंह। तो मुझे लगा कि भोमन सिंह और शेर में कोई खास फर्क नहीं, ये उसी की छवियां हैं, एक मनुष्य रूप में, क्योंकि वो रूपक कथा भी है इसलिए, और दूसरा शेर की। पहले मैं बात करूं इन दोनों कहानियों की, गिरती ऊंचाई की खाई में और उसके बाद खेत। गिरती ऊंचाई की खाई में वही किशोर है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है, और उसके अनुभव की वो दुनिया है। वो किसान का बेटा है, और किसान जीवन ये उसी अनुभव को वो शुरुआत में व्यक्त करता है, और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है, उसका वरिष्ठ भी है, जो उसकी सहायता करता है। लेकिन आगे चलकर एक रूपक खड़ा होता है, शेर का रूपक। शेर जो है उसने पहाड़ी पे कब्जा किया हुआ, और जो भी उसके नीचे से गुजरता है, जो भी व्यक्ति, जानवर, सब कुछ, वो उनको मार डालता है, उनको खा लेता है। इस तरह से धीरे धीरे शेर का जो आतंक है वो चारों तरफ व्याप्त होता है। उस आतंक से तमाम लोग, जंगल के जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य, सारे के सारे घबराए हुए हैं।